प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी का हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल के वीडियो को आप लोगों ने अपने आत्मिक अनुभवों से, विशिष्ट भावों से नवाजा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। यह बात समझ में आती है कि प्रत्येक जिले में हलचल है, खास करके अपने उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप छुट्टी का दिन चल रहा है, मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 2:30 बज रहे हैं 14 जनवरी के। लेकिन कल यानी जिस दिन रूल रेगुलेशन बदला उसके 2 दिन से हाईकोर्ट बंद है। आज सोमवार है, आज भी बंद रहेगा। मंगलवार से ओपन हो रहा है। आप सोचें, ये अन्यायपूर्ण कथा व्यथा काफी दिनों से चल रही है, लेकिन कभी भी इस उच्चतर न्यायिक सेवा के ऊपर जब भी कोई संशयात्मक या कोई प्रॉब्लम जैसी बात आती है, वाद का विषय बनती है, तो उससे बाकी हाई कोर्ट बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। क्यों? पेट बड़ा पापी रे। सबके अपने मसले हैं, अपनी दुनिया है। थोड़े बहुत बार काउंसिल से रिलेटेड लोग या जो हितबद्ध उच्चस्थ अधिकारी हैं, जिनके नेतृत्व या जिनके अधीनस्थ में तमाम वकील होते हैं, वो इसको उस समय एक्सेप्ट करते हैं या हित में एक्सेप्ट करते हैं कि उनका निजी व्यक्तिगत हित उनके चुनाव से जुड़ता है। कि अगर इस मुद्दे पर वकीलों का एक संवर्ग जो वोटर है, अब तो हाई कोर्ट में ये भी हो गया है, उस वोट से, उस वकील से उनको कोई लेना देना नहीं है, जो उसमें बार का मेंबर तो है लेकिन वोटर नहीं है। बात समझना इसको। जैसे सड़क छाप पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो प्रधानी का चुनाव होता है, उसमें प्रधान सरेआम कहता मिलता है, जब इसने वोट नहीं दिया मैं इसको काम नहीं करूंगा। वही हाल हाईकोर्ट बार में भी है। अब उस वकील से बहुत सहानुभूति नहीं है जो वोटर नहीं है, लेकिन जो ये बार काउंसिल ऑफ यूपी का चुनाव होता है, उसमें यह तय कर पाना मुश्किल है कि डायरेक्ट उससे पूछा जाए, भाई साहब अपना सीओपी नंबर बताइए, आप अपने वोटर का रीजन बताइए, नॉट रीजन बताइए। वहां तो सिर्फ इतना पर्याप्त है कि आप बार काउंसिल में आपकी मेंबरशिप है, आप वहां से रजिस्टर्ड हैं, तो वो अधिकारी मजबूरी में आपको सुनता है। लेकिन पिछले 24 से 36 घंटे में हमने जो अनुभव पाया है वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहला, अन्य पदाधिकारी मित्रों से बात करने के बाद, न्यायिक अधिकारी मित्रों से बात करने के बाद जो मैंने अपने अनुभव से लब्बो लुआब निकाला है, वो आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। हम अभी तक पिछले 48 घंटे में या पिछले 2 वीडियो हमारे अपनी पक्ष की तो बात करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का पक्ष रह जाता है। हम हमेशा उसी पॉइंट पर सोच लेते हैं जो ज्यादातर में कह सकते हैं हेरसे एविडेंस शामिल होता है या मेरा अपना खुद का मनोविज्ञान काम कर रहा होता है। तो आज हम कुछ देर तक बात तो ये करेंगे कि हाई कोर्ट का अपना वास्तविक मूल पक्ष क्या है। वो ये चाहता है कि जो एचजेएस बन के जाए, जो एडीजे बन के जाए। देखिए कैसे, अगर आपको सीआईडी से या इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर से आपको पता है कि 94 का 97 का वारंट कटा है सीआरपीसी में, और मजिस्ट्रेट आ सकता है, तलाशी ले सकता है, सामान बरामद कर सकता है, डॉक्यूमेंट बरामद, तो सबसे ज्यादा छिपाने वाली जगह कहाँ है? सबसे ज्यादा छिपाने वाली जगह कहाँ है कि जहां छिपा दें तो ऑफिसर कंफ्यूज कर सकता है या आके चला जा सकता है और वो बरामद भी नहीं हो सकता। भगवान का मंदिर, मुझे पिक्चर का नाम तो नहीं याद है, बचपने में, मुश्किल मेरी उम्र 15 साल रही होगी, इस मूवी में जब मैंने ये सीन देखा था अपने बचपने में पहली बार, तब मुझे समझ में आया कि कितना जरूरी है साधु बनना अपराधी बनने के लिए। फिर से सुनिए, कितना जरूरी है साधु बनना
एक अपराधी बनने के लिए। अब मैं उस बहन का जिक्र नहीं कर रहा, या उस हालिया आई हुई मूवी का जिक्र नहीं कर रहा, और या उस बाबा का जिक्र नहीं कर रहा जो आप लोग प्रिज्यूम कर रहे होंगे। मेरा किसी उसके व्यक्ति विशेष के आनम फानन से मतलब नहीं है, मेरा आज के टॉपिक से मतलब है। यानी दुनिया में बेईमानी भी बड़े बारीकी से की जा सकती है और मजा लूटा जा सकता है, ईमानदारी का भौंडा नहीं, ईमानदारी का बहुत बारीकी से प्रदर्शन करके। तो क्या चीज फैलाई गई है कि हमारे पास एडीजे सही लेवल के नहीं आ रहे हैं। 2018 फर्स्ट सेकंड थर्ड में रिपोर्ट आ रही है सुप्रीम कोर्ट के पास से, फिर हाई कोर्ट घूमते घामते इधर उधर से, कि जो ये एडीजे चुन के जा रहे हैं वो उनका स्तर ठीक नहीं है, वो प्रैक्टिशनर्स नहीं है। ये पैरामीटर 2016, 14, 12 के लिए नहीं चिल्लाया जा रहा है, ये 18 से शुरू हुआ है। आप जानते हैं माननीय उच्च न्यायालय की पूरी कमेटी बैठती है लखनऊ में, और जूनियर डिवीजन के जजों को एडीजे को रद्दी का कागज समझकर उसके ऊपर जो आचरण का जो धब्बा लगता है, जो रिपोर्ट उनको मिलती है, उसी के आधार पर उसको उठा करके कूड़े के डस्टबिन में डाल देता है। यानी किसी भी एडीजी को छोटे से मामले पर वो कभी भी हटा सकता है। वहां प्रसाद के पर्यंत का सिद्धांत नहीं लागू होता, नियम, और ना ही लोक सेवकों के विरुद्ध किए गए किसी न्यायिक नियुक्ति या पद अवनति की कार्यवाही में जो कार्यवाही राज्य सरकार के एक्शन लेने के उपरांत न्यायपालिका में हाई कोर्ट के मातहत अधिकार तौर पर उस अपदस्थ अधिकारी द्वारा कर ली जाती है, वो न्यायपालिका में पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक मैंने कई न्यायिक अधिकारी स्त्री या बहन मित्रों को देखा है लड़ते हुए, और जेन्युइन मामलों में हाई कोर्ट बहुत तरजीह देता नहीं अगर उसने ही, उसकी किसी पीठ ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। मैं माननीय उच्च न्यायालय को हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहना चाहूंगा कि इस मानक के आधार पर कि किसी को आप जो पीछे चयन किए, आप खुद ही किए हैं, आपके चयन प्रक्रिया में दोष है, या जो चयन करते हैं वो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं है। जो व्यक्ति उसमें कमेटी में हेड पर्सन बनते हैं, पिछले तीनों में जो हेड पर्सन रहे हैं, जिनके कमेटी में रहते हुए उन लोगों का चयन हुआ है, जिन्होंने उनमें साक्षात्कार लिया और 200 नंबर के इंटरव्यू के बावजूद उनको अंदर किया, और अब ये रोना रोया जा रहा है कि वो एडीजे किसी काम के नहीं हैं, जिसके कारण हम ये परिवर्तन करना चाहते हैं। तो पहला सवालिया निशान तो उस पर बनता है जिन्होंने इंटरव्यू लेकर इनको अंदर किया, और लगे हाथ इसी पर दूसरा सवाल कि जब 2020 का इंटरव्यू चल रहा था तो वो कैसा इंटरव्यू चल रहा था कि 5 ही मिनट में खत्म हो जा रहा था। 5 ही मिनट में किसी का इंटरव्यू खत्म हो जाए, किसी का आधा घंटा चले, किसी का 2 ही मिनट में। जब आपको 200 नंबर का दायरा मिला है, किसी को अंदर किसी को बाहर, ऊपर से सबसे बड़का छुरा कमेटी वाला तो अलग है, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम करने के लिए नाटक क्यों करना पड़ रहा है कि 30 केस ले आओ, 20 केस ले आओ, 24 केस ले आओ इत्यादि। एक और पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कहा जाता है कि हम ऐसा कर देंगे तो हमको प्रैक्टिशनर्स ऐसे मिलेंगे जिनको न्यायपालिका यानी अपर जिला जज लेवल पर काम करने का बड़ा अनुभव होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर हाई कोर्ट में जितने अधिवक्ताओं को जानता हूं, वो किसी विषय विशेष या सेक्टर एरिया के परफेक्ट वकील हैं। जैसे जो रेवेन्यू में प्रैक्टिस कर रहा है, वो रेवेन्यू के अपने घिसे पिटे एक मामले का स्पेशलिस्ट है। जो 482 का आदती है, वो 482 ही लगाया जा रहा है। जो रिट का आदती है, वो रिट पे ही काम किए जा रहा है। उसको तजुर्बा मिल गया, कैसे फाइल होगी, कैसे क्या होगा, क्या बहस में क्या बोलना है। 30 केस में जनरल कैटेगरी के जिन केसेस को मांगा जा रहा है, उस प्रति केस में हाई कोर्ट में जितना बोलने का समय दिया जाता है, प्रति केस पर अगर हम 5 मिनट का ले लें तो 30 25 150 मिनट हुआ।
150 मिनट के आधार पर आप उसको ये मानते हैं कि 2500 पेपर जो यूपीएससीएस में है उसका वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है। मैं 2 दावे कर रहा हूं। पहला, जो लोग चयनित होकर अंदर गए हैं उनको 2020 का एचजेएस का मेंस का पेपर दीजिए। हम 18 पार्ट थर्ड की बात नहीं कर रहा, 18 पार्ट थर्ड सबसे फटीचर लेवल का पेपर, और 2020 का मेंस लेंदी ही नहीं, अतड़ी सुलगाने वाला पेपर। तो जो लोग ये पेपर करवाए थे उनको भी, और जो लोग पेपर दे करके सेलेक्ट हो गए हैं 31 या 29 उनको भी, और जिनको अभी चयनित होके आना है तीनों को, भले वो पेपर आउट है, भले पेपर का उत्तर सड़ा गला मार्केट में आ गया हो, आज की डेट में उसी टाइम पर जो टाइम दिया गया था 2020 में, और जिनको चयनित माना गया है, इन सारे लोगों को बैठा दीजिए और ईमानदारी से कॉपी चेक करिए। समझ में आएगा भ्रष्टाचार है कहां। कॉपी चेक करने में, इंटरव्यू लेने में, या ये जो नाटक दिखाया जा रहा है कि अनुभव चाहिए, और अनुभव इस प्रकार से चाहिए जैसे जो व्यक्ति चकबंदी में तहसील स्तर पे काम कर रहा है उसे केवल चकबंदी के केसेस पता हैं, वो क्रिमिनोलॉजी नहीं जानता है। उसके उस अनुभव के आधार पे उसको आप कम फार्म के लेवल को गाइडलाइन में अपने फार्म में नोटिफाइड करते हुए उसको आप मेंस दिलवाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं 2020 में जब मेंस का पेपर हुआ तो जिन लोगों को अपेक्षा से 100 नंबर 150 नंबर आपने कम दिए वो उससे ज्यादा के हकदार थे। वो जो लोग कॉपी चेक कर रहे थे उनको बुलवाया जाए और उनको बैठा करके यही टेस्ट लिया जाए जो 2020 का पेपर आपने दिया था, या माननीय खुद इसको प्रैक्टिकली कर ले तो समझ में आ जाएगा कि किस लेवल तक कहां और क्यों भ्रष्टाचार है। सामने वाले को बेवकूफ समझ रखा है, और जो जितने स्तर पे कम है उसको उसी स्तर पे आप हलाल करने में चूक नहीं रहे हैं। आपकी भी पूरी लाबी है, जैसे जूनियर डिवीजन में जजों की पूरी लाबी है वैसे आपकी भी पूरी लाबी है। केवल गिने चुने कुछ 5-7 लोग मिलकर ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि केवल एकमात्र ये आधार है जिसके कारण न्यायपालिका में एडीजे सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एडीजे के अनुभव का वो केस नहीं है। ये ग्राउंड बनाने वाले को वो पेपर दीजिए ना 2020 वाला, और एक बात, रिपोर्ट आ रही है, सख्ती से कह रहा हूं, जब तक यह मसला अब की बार वाला हल ना हो जाए, जूनियर डिवीजन के किसी न्यायाधीश से और जूनियर डिवीजन में प्रैक्टिस में लगे किसी एपीओ से भूल कर न राय देना न राय लेना। यह भी पिछले 4 दिन में मैंने अनुभव किया है। इतने कट्टर सेल्फिश लोग हैं ये कि वो न्याय का गला ऐसे घोंटते हुए हैं बातों में जैसे खुद न्यायमूर्ति हों। जैसे एक गांव क्षेत्र में कहा जाता है बिस्माद है उनको, ईर्ष्या की भट्टी में सुलगती हुई चिमनी है, धधक रहे हैं कि हमसे पहले कहीं ये सेलेक्ट ना हो जाए। इसी चीज को छिपाने के लिए वो तरह तरह के सिगुफे, कुछ नहीं होगा, आपको पूरा डोमिनेट करेगा। वो कोई भी कोर्ट साहब हो आपको पूरा डोमिनेट करेगा, आपको जस्टिस की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद चाहता है ऐसे ही हो और हम डायरेक्ट बगैर प्री के दिए इंटरव्यू दें। तो मेरे अधिवक्ता साथियों, जिनको इसमें चांस इस रूल की वजह से, जो कि पूर्णतया डिक्टेटरशिप का रिजल्ट है, इसके वजह से नहीं मिल पा रहा है, ध्यान रखें, ये वो लाबी है जो कभी भी, मैंने कल की वीडियो में क्या कहा था, कभी आपका सपोर्ट नहीं करेगी। और अगर इनसे भूल कर राय लेने चले गए तो पहली बात, इनसे अपनी कोर्ट तो संभल नहीं रही है।
लेकिन आपको डोमिनेट करने का कोई कसर नहीं छोड़ेगा ये, सावधान रहना। तीसरी बात, जो ग्राउंड की बात की जा रही है ना कि बहुत प्रॉब्लम में है हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट प्रॉब्लम में है या इंटरव्यू लेने वाले वो 5 लोग? हाई कोर्ट को कहां बदनाम किया जा रहा भाई? हाई कोर्ट प्रॉब्लम में है। परीक्षण किसका होना चाहिए? अगर भ्रष्टाचार हुआ है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, अच्छे लोग नहीं जा रहे, नियुक्ति संस्था में कौन लोग जिम्मेदार इसके हैं? हर हाई कोर्ट चिल्ला रहा है क्या? हमको कैंडिडेट नहीं मिलता। आप कौन सा पैरामीटर बनाते हैं, सिलेबस निर्धारित करते हैं, प्री के उत्तर आप 10-10 बार आप गलत करते हैं, गलत उत्तर बार बार पूछते हैं, 2017 में डिलीट मैटर को 20 में भी पूछ रहे हैं। आप अपनी कमी कभी नहीं स्वीकार करते, लेकिन बच्चे अगर सुगमता से अधिवक्ता की हैसियत से एग्जाम दे रहे थे तो चूंकि ज्यादा फाइल आपको देखनी पड़ती है, ज्यादा कागज पलटने पड़ते हैं और अपने हिसाब से नियुक्ति नहीं हो पाती है, इसलिए आपने इतना बड़ा सिगुफा इस ड्रामे के साथ किया कि हमको रिपोर्ट मिल रही है कि एचजेएस दिमाग नहीं रखते, तो फिर उसको रखा क्यों है? 2018 फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के और 20 के सारे लोगों को बर्खास्त क्यों नहीं करते? बार काउंसिल में बैठा हुआ कोई मेंबर, कोई हेड पर्सन, क्या वो इतनी बात नहीं समझ सकता कि जिस व्यक्ति को ये परीक्षा पास करने के लिए आप 25 पेपर में प्री लेते हो, 70 नंबर सही करने पर वो प्री निकाल पाता है, तब उसका मेंस होता है। उसके मेंस में लिखे गए कॉपी का गला रेतने में आपको तनिक भी हिचक नहीं आती? ये जो कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर होते हैं, उनका कोई बायोडाटा है बाहर? इंटरव्यू लेते समय क्या वीडियोग्राफी संभव है कि किसका इंटरव्यू कितने मिनट चला था? यूपीएससी के लेवल पर इंटरव्यू के अंकों के बारे में, इंटरव्यू की वीडियो के ग्राफी के बारे में, आज के टेक्निकल जमाने में जहां 65 भी 77 बार पूछ रहे हैं आप, क्या आप ये इस इतने करेज पावर पे हैं 30 नहीं 64 केस लेने की स्थिति के बाद कि इंटरव्यू का आप वीडियोग्राफी करवाएंगे? इतना जब आप करते हैं तब हम लोग ना चाहते हुए ये कहते हैं कि अपने लोगों को अंदर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठंडे मन से विचार करें और 2020 मेंस का पेपर एक दफे नहीं, आपने सिलेबस में ये कहां लिखा है कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा? आपने 2020 के पेपर में 18 क्वेश्चन क्यों पूछे अंग्रेजी में? और अंग्रेजी में पूछे तो हिंदी मीडियम में जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे उनका गला रेतने का इंतजाम किया था कि नहीं? जूनियर डिवीजन में किनकी ड्यूटी लगती है कॉपी चेक करने की? हिंदी में लिखने वाला महाजड़ है क्या? उसके बाद आप ही सब करता धरता हैं और आप ही रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं कि चूंकि पीछे बहुत निकम्मे चले गए हैं। इतनी सारी पावर आपके पास है, इंद्र वाला भी, शंकर वाला भी, विष्णु वाला भी, उसके बाद सारी गलती हमें में है। 30 केस जो लाएगा वो एक विषय विशेष का लाएगा, उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है? जो आपने सिलेबस निर्धारित किया गया है वो सर्व विषय का वो ज्ञाता है। और ये एपीओ जो अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, ये 4 विषय पढ़ के तो एपीओ बने हैं। ये 4 विषय पढ़ के ही, 4 विषय क्रॉस करके तो एपीओ बने हैं। शेष 21 पेपर कौन पढ़ रहा है? ये 4 विषय पढ़ के, 4 विषय पढ़ के
आपके साथ चूंकि अधिकृत अधिकारी हैं और विशेष केस में इनको दर्जा मिला है कि ये अंदर जा सकते हैं, ये विदाउट प्री दिए मेंस देंगे, वो आपको संतोष है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी जिंदगी गला दे 25 पेपर पढ़ के 25 को धुरंधर नॉलेज है, उसको आप 30 केस के नाम पर रद्दी का टुकड़ा समझते हैं। और आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि न्यायपालिका में जब वो बैठेगा तो न्याय करेगा अनुभव के नाम पर, और वो अनुभव 25 विषय का उसे नहीं है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, केस ला मैं तमाशा बना के रखा है। इसकी मूल जड़ ये है कि जो लोग इसको निर्धारित करते हैं वो कंपटीशन के मर्म को, कंपटीशन के पॉइंट को शायद इसलिए समझने में फेल है कि वो खुद उस प्रक्रिया से आते ही नहीं। यह भी स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, चयनित नहीं हूं, लेकिन हमारे सामने खुली डिबेट बैठाइए मंच पर। आपके द्वारा चयनित 2018 तीनों बैच के एचजेएस और 20 वाले भी, और मैं अकेले बैठूंगा, जवाब दे और वो जवाब ले मुझसे। आप अपने यहां से खोज लाइए अनुभवी वकील को जो 30 करोड़ केस का अनुभवी हो, उसको निचली अदालत में, जूनियर डिवीजन की अदालत में, समन कोर्ट में उसको अनुभव का तक नहीं पता है। मैं साबित करूंगा। किस अनुभव की बात कर रहे हैं आप? इतना जब सब आप गंदगी फैलाएंगे, या आप नहीं मानते कि गंदगी फैली है, तो ये फिर है क्या? साबित करिए। बैठे बैठे कमरे में रूल बता देना, कमेटी के साथ ऐसे कर देना, वैसे कर देना, ये अलग मुद्दा है। आपका अधिकार है, आप जो चाहें सो करें। कोर्ट कंटेम्प्ट की आपको बहुत बड़ी पावर है, लेकिन आप अपने पे भी तो विचार करें भाई, कि आप जो करते हैं अपनी जवाबदेही कहां है आपकी? हमारी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए आप झन्ने पे झन्ना लगाए जा रहे हैं, और आपकी अकाउंटेबिलिटी का क्या हो? इसीलिए कल की वीडियो मैंने कहा कि ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रह गया, हाई कोर्ट पे तो हो ही नहीं सकता, और एपीओ पे तो मैं कभी किसी काल में कर नहीं सकता इस मुद्दे पर, क्योंकि एपीओ को किसी बस संजोग बस ही खुली छूट मिल रही है। कई मित्र हैं हमारे कोर्ट साहब, वो हमारी बात सुनते हैं, उनको बुरा लगे या भला, इसका भी फर्क मुझे नहीं पड़ता, क्योंकि यह न्याय संगत है। और मैं हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करूंगा अपने अधिवक्ता साथियों का कि वो किसी भी कोर्ट, चाहे उनका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उससे सलाह न लें। जब आग लगती है तो कहां कहां धुआं फैलेगा, कहां पकड़ लेगा, कुछ पता नहीं है। आपने केवल एक रूल लागू किया है सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेही देकर कि हमें यह जरूरत थी, हमें ऐसे कानून की जरूरत थी, सारे जगह पे लगी हुई है। अच्छा, जो लोग बिहार में 2009 के बाद एचजीएस बने हैं, उनके वकालत पेशे के बाद फाइनल एचजीएस बन जाने के बाद उनके केस ला का पैरामीटर है आपके पास? और कैसे इस 30 केस ला को आप चेक करेंगे कि वो 30 केस का वकालतनामा लगाया है? तो कितने दिन में आप चेक करेंगे? और अगर चेक करेंगे तो जल्दी से मेंस कैसे कराएंगे आप, अगर आपको केवल 1000 फॉर्म ही चेक करना हो तो? जज्बा इस स्तर का होना चाहिए, न्यायिक अधिकारी इस स्तर का होना चाहिए, अपने में उसको इतना आत्मबल होना चाहिए कि जिसको चुन लेना तो ब्रह्मांड का ये मालिक भी उसको खारिज ना कर पाए। और फटीचर वकील कचहरी के खारिज कर दें, हाई कोर्ट में घूमता हुआ सड़ेला खारिज कर दे कि आता इसको कुछ नहीं, कैसे चुने आप? मैं यहीं पे यह भी कहना चाहूंगा
कि वास्तव में किसी भी हायर जुडिशरी में अनुभव की दरकार नहीं है। ये जो चुनने वाले हैं इस प्रणाली को, जो चुन या इसको, इस एग्जाम को कोई स्वतंत्र निकाय कराए, आपको ज्यादा दिक्कत होती है ना इन सब चीजों से कि प्री का फार्म ज्यादा आ जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। आप नहीं तय कर पा रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी तो ये भी कहती है किसी स्वतंत्र निकाय को दे दीजिए, वो चुन ले। दूसरा कोई ऊंची आवाज में बोल दे तो कोर्ट कंटेम हो जाएगा। अपनी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, कोई उसका रिलेक्ट नहीं, कौन दिया था कौन, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं है। मुझे हैरानी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आया है, 3 साल का अनुभव निचली अदालतों में, उस पर कोर्ट साहब होते हुए यह नहीं माना क्या कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना वर्डिक्ट था कि 2005 के बाद होने वाली किसी भी परीक्षा में अनुभव अनुमन्य नहीं है, विदाउट अनुभव का व्यक्ति भी पीसीएसजे का एग्जाम दे सकता है। वो कोर्ट साहब हमसे डायरेक्ट कह रहा है कि इसलिए चूंकि 70% वाला एक बहुत निरंकुश रूल बना दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज की। आप सोचें कितनी चतुराई से मुझसे वो छुपा रहा है, कितनी चतुराई से मुझे बता रहा है वो। आज का वीडियो इसी वार्निंग के साथ, जब तक ये मूवमेंट अंत न ले ले, इस एग्जाम में जिसकी आकांक्षा ये लोग लगाए बैठे हैं, इतने आसानी से ना होने देने के लिए कसम खाइए, मुट्ठी भींचिए। हिंसक शब्द का प्रयोग करना नहीं है, लेकिन गारंटी देता हूं अगर आप दृढ़ता के साथ लड़े तो ये पीछे खड़ा है। अब की लड़ाई वो वाली नहीं है जो 2020 में लड़ी गई थी। और आग लगाई किसने है? आपने। नेचुरल जस्टिस की धज्जियां उड़ाते हुए कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, हाई कोर्ट अपने न्याय के खिलाफ कुछ नहीं करता। कौन सा रेगुलेशन 24 में पास होकर 23 के अकॉर्डिंग लागू होगा? कोई नया रूल रेगुलेशन अगर बना भी दिया तो उसके लिए मौका दिया जाता है, और उस रेगुलेशन की वजह क्या है आने की, उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। हमारे अभियोजन अधिकारी के मित्रों, अधिवक्ता साथियों, अभियोजन निदेशालय आरटीआई के माध्यम से पुष्टि किया है कि उसके यहां 225 पद खाली हैं। तो जितने खाली हैं उसी के या मैक्सिमम उतना तक या उसके अंदर आपकी वैकेंसी आनी है। ये लास्ट के जो इतना पूरा सुनेगा वो सुनने को पाएगा, ऐसी सूचना आरटीआई से मिली है। आज के वीडियो में बोले गए मकर संक्रांति के दिवस पर भगवान साक्षात नारायण और शंकर को साक्षी मान करके मैंने बोला है, अगर वाकई में शनि भगवान का यह वर्ष है 2024, तो न्याय होगा। और खुलेआम आज की मकर संक्रांति याद रखना कोर्ट साहबों, मैं मिलूंगा तब भी जिस दिन वर्डिक्ट आएगा। अगर एंट्री हो गई तो हमें छछूंदर समझने की भूल मत करना। हम वारंट कटवाते और नरवाते नहीं हैं। हम हाई कोर्ट में हैं तो अपने दम पर हैं, अपने बुद्धि क्षमता, अपने परमात्मा कृपा पे हैं। इसकी भी चिंता नहीं करते कि न्याय के लड़ने में और सत्य की रक्षा में क्या गंवाना पड़ेगा।
मुर्गी का अंडा मत समझना। सभी अधिवक्ता साथियों को सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने को ओजस्वी, जो अंदर से घृणित, काला, कपटी, छली, दंभी, अहंकारी, दुष्ट, नीच, निम्न कोटि का है, वो मेरे चैनल पे दिखाई ना पड़े। कल फिर मिलेंगे। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।